हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एरिक्सन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम उठाएंगे तो एस्टेट में हर बार इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इसकी थियोरी को हम डिटेल में करेंगे। सॉरी, ये जो थियोरी है मैंने कुछ टाइम पहले भी यूट्यूब पर करवाई थी, बट उसमें थोड़ा सा वॉइस का इशू था, आवाज़ थोड़ी उसमें कम आ रही थी। और जैसा कि नेचर रहा है स्टूडेंट्स का, प्रीवियस वीडियोस वो उठाकर नहीं देखते हैं कि क्या है उस चैनल पर, वो नया चाहते हैं। बट कोई बात नहीं, उसमें इशू था, इसलिए मुझे लगा कि मैं इसे दोबारा बना देती हूँ। इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक आपका एरिक्सन, ठीक है, और दूसरा आपका जो डिसेबिलिटीज़ हैं। तो पूरा कंटेंट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा है, यदि आपका कंटेंट स्ट्रांग है तो एमसीक्यूज आप इजीली कर लेंगे। तो प्रैक्टिस आप कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पर ही प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दो टॉपिक आपके एक वीडियो से कवर हो जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं है इस सब्सक्राइब करने का। और वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, और मेरी कल वाली वीडियो पे एक कमेंट था कि मैम एग्ज़ाम डेट के बारे में एक और वीडियो बनाओ। तो देखिए, एक वीडियो मैंने बनाई है, वो इनफ है। और जो उसमें कहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। बट अब उस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, एक वीडियो मैं बनाऊंगी, बट वो वीडियो अब सीधी 11 तारीख को बनेगी। ठीक है, ठीक है, अब वो आपकी 11 जनवरी को बनेगी। ठीक है, उससे पहले हम एग्ज़ाम डेट की कोई बात नहीं करेंगे। आप अपनी पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और इसी के साथ चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा इसके बारे में डिटेल है, पूरी डिटेल इसमें एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाती है। इसकी एजिज से एक क्वेश्चन पूछता है, वो मैं आपको निमोनिक के थ्रू भी बता दूंगी। तो देखिए, जो ये जो थ्योरी है, एरिक्सन ने अपनी थ्योरी को पूरी मनुष्य की जो पूरी लाइफ है उसमें कन्वर्ट किया है। ठीक है, एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में पूरी लाइफ को जो है एक्सप्लेन कर दिया है मनुष्य की। तो इसे जो है, इसका जो अदर नाम है, इसे हम लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थियरी भी कहते हैं और ह्यूमन लाइफ स्टेज थियरी भी कहते हैं। राइट, उसके बाद ये जो थे एरिक्सन, ये जर्मन में इनका जन्म हुआ था, जर्मनी में। ठीक है, और ये अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। क्लियर। और जो ये था, इनका जो सिद्धांत था, द चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इन्होंने इस नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एरिक्सन की थियरी है, बेसिकली उसमें पॉइंट्स क्या हैं। तो ये जो थियरी है, दिस थियरी प्रोवाइड्स अस अ वे टू व्यू द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन थ्रू एंटायर लाइफ स्पैन। यानी कि ये जो सिद्धांत है हमें पूरे जीवन काल में किसी व्यक्ति के विकास को देखने का एक तरीका प्रदान करता है। ठीक है, पूरा जीवन काल। और पूरा जीवन काल आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आपके लिए इस थियरी से क्या इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट आपको एक पूरा आइडिया भी इस थियरी का होना चाहिए। तो इन्होंने जो है 8 स्टेजेस जो हैं इसमें दी थी। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें कि हर स्तर पर जो है इन्होंने बताया कि बच्चे को या मनुष्य को एक संकट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और संकट को कम करके हम मनोवैज्ञानिक शक्ति या चरित्र लक्षण विकसित करते हैं, जो हमें आत्मविश्वासी और स्वस्थ बनाने के में मदद करते हैं। आप देखेंगे अभी हर स्टेजेस का जो है एक, यहाँ से एक चरित्र, एक लक्षण विकसित होगा। ठीक है, उसकी भी बात हम करेंगे। और एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया है। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो एरिक्सन है, उनके 3 कारकों यानी कि शरीर, अहम, समाज, संस्कृति के प्रभाव को पहचानना, इस पर इन्होंने क्या दिया है, बल दिया है। और इन्होंने पहचान संकट की अवधारणा विकसित की। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी स्टेजेस की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक निमोनिक बताने वाली हूँ
इस निमोनिक को आप ध्यान से देखें। यदि आप इस निमोनिक को लर्न कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन जो बनना है यहाँ से वो आपका श्योर है। ठीक है, तो वो निमोनिक क्या है? TAI की क्यूब। ठीक है, ये आपका निमोनिक है और इससे आप इसकी पांचों स्टेजेस को लर्न कर सकते हैं। और जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो इन्हीं 5 स्टेजेस से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें 0 से लेकर और आपका 18 साल तक का बच्चा इन पांचों स्टेजेस में आ जाता है। और जो 12th में बच्चा होता है वो 18 लास्ट वहाँ तक होता है। ठीक है, और आप चाहे पीजीटी लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं, चाहे टीजीटी, कुछ भी दे रहे हैं आप, तो 18 साल से ऊपर का बच्चा स्कूल में नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा। और जो एग्जामिनर है वो आपसे बच्चे के बारे में ही पूछेगा, राइट? वो आपसे अडल्ट के बारे में तो नहीं पूछेगा, इसीलिए क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। तो इस निमोनिक को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, TAI की क्यूब। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, अब हम एक एक करके इन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट आपकी टी, मैंने कहा ना, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसमें क्या होता है? विश्वास बनाम अविश्वास। ये जो स्टेज होती है ये जन्म से 1.5 वर्ष तक होती है और शैशव काल के दौरान होती है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है? इंपॉर्टेंट इवेंट, फीडिंग करता है बच्चा, राइट? और इसमें गुण क्या है इसका? होप, बच्चे के अंदर एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है। ठीक है, अगर शुरुआत में बच्चा अगर बच्चे को सही माहौल मिल रहा है तो उसमें एक विश्वास पैदा होगा। ठीक है, और अगर उसे सही जो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो बच्चे में अविश्वास हो जाएगा, यानी कि मिसट्रस्ट हो जाएगा। अब जैसे कि देखिए, जब छोटा बच्चा, उसे भूख लगती है और उसे खाना मिलता है, दूध मिलता है, तो बच्चे में ये एक ट्रस्ट पैदा होता है कि हाँ, मतलब मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है। और यहीं अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट उसे मिल रहा है कि मतलब उसे भूख लगे और उसे खाना ना मिले, तो वहीं उसमें क्या हो जाता है? मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज के साथ ये था। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बताया आपको ए का है आपका ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, जो आपकी 1.5 से 3 साल तक की जो है आयु इसमें होती है। और ये आपका जो प्री चाइल्डहुड होता है उसके दौरान होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट इवेंट एक्टिविटी क्या होता है? टॉयलेट ट्रेनिंग, यानी कि इसमें जो है बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग होती है ना? उसे सिखाया जाता है कि किस तरह से बच्चे को वॉशरूम बताना चाहिए, टॉयलेट बताना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है। और इसमें जो आपका गुण होता है वो क्या होता है? वर्च्यू क्या होता है इसमें? विल, इच्छा पावर आती है बच्चे के अंदर। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा पहल करता है, बच्चा कोई भी काम करता है तो उसमें आत्मनिर्भरता होती है। और वहीं उसी बात पे उसको टोक दिया जाए, डांट दिया जाए, तो बच्चा शेम एंड डाउट की कंडीशन में चला जाता है। मतलब वो शर्म महसूस करता है, खुद पर डाउट महसूस करता है और उस काम को करने से वो हिचकता है। ठीक है, तो इसमें ये था आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपकी, मैंने अभी आपको बताया TAI। तो फर्स्ट जो आई आता है आपका वो होता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, एजेस भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार एस्टेट में एजेस से पूछा गया है कि 1.5 से 3 साल का बच्चा का कौन सा है और 3 से 5 साल का बच्चा किस एज में आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो आपकी थर्ड एज है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि ये जो उम्र होती है ये 3 से 5 साल की होती है। और इसमें क्या होता है? पहल बनाम अपराध, बिल्कुल उसी तरह से कि बच्चा जो है शुरुआत करता है ना, छोटे छोटे काम करना स्टार्ट करता है। अगर वहीं पे उसको डांट दिया जाए और उसको कुछ पनिशमेंट दी जाए, तो बच्चा क्या करेगा? वहां पे वो गिल्ट महसूस करेगा, उस काम को दोबारा करने से वो बचेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे के बारे में ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट है, इसी के बारे में अगर हम बात करें, ये प्री स्कूल एज भी होती है। ठीक है, ये प्री स्कूल एज भी होती है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है? एक्सप्लोरेशन, खोज करना। बच्चा नई नई चीजें, आप देखेंगे ना, छोटा बच्चा होता है वो जो टॉय होते हैं उनको भी खोल के देखेगा, क्या है, क्या होगा इसको करने से। मतलब बहुत एक्सप्लोर करता है बच्चा इसमें। और इसमें गुण क्या होता है? वर्च्यू क्या है इसमें? पर्पस, उद्देश्य है ना, कि इसको खोलने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। इस तरह से इस एज में होता है। तो ये चार्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा उन्होंने डिफाइन कर दिया। क्लियर?
इसे आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, 2 टॉपिक हमें कवर करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से चल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। और अगेन, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। फोर्थ है इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो ये है आपका जो मैंने बताया फर्स्ट TAI। जो पहला आई था वो था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, और जो आपका सेकंड आपका जो आई आया है वो है आपका इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ठीक है। परिश्रम बनाम हीनता। मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, जो आपका बच्चा होता है वो 6 से 12 साल का होता है, ठीक है। और स्कूल के दौरान होता है ये। इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है? स्कूल ही होता है बच्चे का। और इसका वर्च्यू क्या होता है? क्षमता। बच्चा क्या होता है जब स्कूल जाता है, स्कूल में वो काम करता है, मेहनत करता है, ठीक, अपनी पढ़ाई करता है। अगर वो सही वे में कर रहा है तो उसमें परिश्रम है, और अगर वो सही वे में नहीं कर पा रहा है तो वहीं उसमें हीनता आ जाती है। कई बच्चे देखेंगे ना आप, कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो जाते हैं, क्यों? उसमें ये जो गुण है ये डेवलप हो चुका है। दूसरा, कुछ बच्चे आप देखेंगे बहुत वीक रह जाते हैं, कमजोर रहता है, कहीं ना कहीं उनमें हीनता आ जाती है कि भाई मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। और इसमें जो गुण होता है इस चीज का वो होता है क्षमता, और इस पे जो है बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में क्षमता होती है कि वो उस काम को कर सकता है, राइट। और जो थर्ड वाला जो आपका आई है वो है आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जो कि आपका लास्ट होता है। इसमें क्या होता है, बच्चा ढूंढता है हु एम आई, मैं कौन हूँ, राइट। तो इसमें जो है बच्चा जो 12 से 18 साल तक होता है इसमें, और ये जो है एडोलेसेंस के दौरान होती है ये, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंट इवेंट होता है सामाजिक रिश्ते, सोशल रिलेशनशिप। आप देखेंगे बच्चा जो अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, बेसिकली अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा रहता है। दूसरा, इसका इसका जो वर्च्यू होता है वो क्या होता है? इसका वर्च्यू होता है निष्ठा, है ना। अब देखिए इस एज में क्या होता है कि बच्चा जो है ये कोशिश करता है ढूँढने की, मैं हूँ कौन? मुझे क्या करना है ना? उसे टेंशन रहती है ये करने की, भई मैं क्या चूज़ करूँ? मुझे कहाँ जाना है? क्या करना है? मुझे क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए? मुझे किस फ़ील्ड में जाना चाहिए? यहाँ पे बच्चा अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, और अगर अपने आप को सही पहचान लेता है तो ठीक है, नहीं पहचान पाता है तो उसके अंदर कन्फ्यूज़न हो जाती है, रोल कन्फ्यूज़न, कि मतलब अब मुझे करना क्या है? इतना कन्फ्यू आप देखेंगे इस एज का बच्चा जो है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी रहता है। और बेसिकली ये एडोलेसेंस है, तो इसमें तो तनाव तूफान की एज जो है स्टैंडर्ड हॉल ने कहा भी है। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस जो है बच्चे के अंदर आते हैं, राइट। अब ये जो नीचे वाले हैं ये हमारे काम के नहीं हैं, तो इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी मैं रुक जाती हूँ, और आप स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हैं। फिर भी बिल्कुल थोड़े टाइम में मैं इनको समझाने की कोशिश करती हूँ। इंटीमेसीज़ वर्सेस आइसोलेशन, इसमें क्या होता है? घनिष्ठता बनाम अलगाव। मतलब इसमें जो है शादी-वादी हो जाती है ना? इसमें शादी-वादी हो जाती है, यदि वो ठीक से रहते हैं तो इंटीमेसी होती है, और अगर वो उनका जो अपने संबंध है अगर वो ठीक से नहीं बन पाते हैं, तो वो आइसोलेशन में हो जाता है, मतलब अलगाव, अलग रहना पसंद करेंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती है, और इसका मेन वर्च्यू क्या होता है? इसमें वर्च्यू होता है लव, राइट। उसके बाद क्या होता है, जो अगर हम सेवंथ बात करें, जनरेटिव वर्सेस क्या? स्टैग्नेशन। मतलब इसमें जो है आप देखेंगे 35 से 60-65 की उम्र में क्या होता है कि बहुत, मतलब जो टाइम है वो हो चुका है, मतलब जो अगर हम बात करें जनरेटिव की, 35 की उम्र तक ये हो जाता है कि लोग जो है सेट हो जाते हैं, है ना। शादी वादी हो जाती है, उसके बाद वो अपना काम वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये होता है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है? स्टैग्नेशन, मतलब एक ठहराव आ जाता है, ठीक है। सब कुछ ठीक चल रहा है तो चल रहा है, अदरवाइज़ किसी भी तरह का अपोज़िट होता है तो यहाँ पे एक ठहराव आ जाता है। मतलब फिर आगे कुछ करने की इनमें क्षमता नहीं होती है, राइट? इसका इम्पोर्टेंट इवेंट होता है कार्य और पितृत्व, है ना? काम करना और क्या करना? पेरेंटहुड, बच्चों को सँभालना, ये करना, वो करना, ये सब होता है। और इसका जो वर्च्यू होता है वो होता है देखभाल, बेसिकली देखभाल बच्चों की, घर की, परिवार की, बहुत तरह की। और जो लास्ट होती है आपकी और 65 वर्ष के बाद की, यानी कि मृत्यु तक। ठीक है? और ये बेसिकली कब होती है? ये बुढ़ापे में होती है, ओल्ड एज में होती है। इसमें क्या होता है? जीवन पर प्रतिबंध हो जाता है, राइट? और इसमें क्या होता है? विज़डम, वर्च्यू, वर्च्यू क्या है इसमें? विज़डम है, बुद्धिमत्ता। इसमें मतलब बहुत ये कि हाँ, बेटा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। इस तरह से जो है इसमें
हो जाता है, राइट। तो और देखिए, अगर उनकी बात मान ली जाती है तो स्वसंगठन हो जाता है एक तरह से, अगर नहीं मानते तो वो बहुत हताश हो जाते हैं, राइट। तो ये जो 8 स्टेजेस हैं ये मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं आपके साथ। और जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो आपका 5 स्टेजेस से ही बनेगा। एक बार फिर से मैं आपको लर्न करवा देती हूँ। TAI की क्यूब। फर्स्ट आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जो उसकी आपकी 0 से लेकर 1.5 साल तक है। फिर आपकी ऑटोनोमस वर्सेस शेम शेम एंड डाउट, ये आपकी क्या है, ये है आपकी 3 साल, सॉरी 1.5 साल से लेकर 3 साल तक। उसके बाद आती है आपकी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जो कि आपकी है 3 साल से लेकर 5 साल तक। और उसके बाद है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जो कि आपसी 6 साल से 12 साल तक है। और उसके बाद आपकी जो लास्ट है इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है ना। इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन नहीं है, वेट वेट प्लीज, हाउ कैन आई फॉरगेट, यस, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ठीक है, जो कि आपकी 12 से 18 साल तक है। आई होप आपको एरिक्सन की थ्योरी कंप्लीट समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, ठीक है। बस इस निमोनिक का आप याद रखना, TAI की क्यूब, इसी में से आपका क्वेश्चन बनेगा, इससे बार क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी सब मैंने आपको इस थ्योरी को समझाने के लिए कहा है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं डिसेबिलिटीज की, जो कि अगेन जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगेन ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो। तो ये जो वीडियो है आपको हर टीचिंग एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिसेबिलिटीज क्या होती हैं? मनुष्य के अंदर अगर हम बात करें, जो शरीर में विकार होता है, ठीक है, मन में मन की कोई भी स्थिति जो व्यक्ति को कुछ गतिविधियां करने और उनके आसपास की दुनिया के साथ अंतःक्रिया करने की स्थिति के लिए और अधिक कठिन बना देती है, ठीक है। तो वो क्या है आपकी, अगर हम बात करें डिसेबिलिटी की बात हो रही है। और जो डिसेबिलिटी होती है इज नन एबिलिटी टू डू, जो विकार है न करने की क्षमता होती है। मतलब जैसे हमने कहा ना कि भाई पढ़ने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, वो क्या है, न करने की दिक्कत है, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, ये सैमुअल क्रिक ने दिया था। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, आपसे पूछा गया था कि डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये अपना आपका सैमुअल क्रिक ने दिया था 1963 में, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें अब टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज की, तो जो डिसेबिलिटीज होती हैं उसके कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। बात करें फर्स्ट, तो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, पठन संबंधी। फिर है राइटिंग संबंधी, फिर रीडिंग संबंधी, फिर मैथमेटिक्स संबंधी, और उसके बाद डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए, और चाहे तो साथ साथ नोट्स भी आप बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि A learning disability is a problem that affect how a person receive and process information, यानी कि अधिगम जो अशक्ता होती है एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्ति और उससे संबंधित कार्य करने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी डिसेबिलिटी होती है और लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। और इसमें अगर हम आगे बात करेंगे कि इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चे को पढ़ाई करने में, राइट। किस किस तरह से, जैसे डिसलेक्सिया, तो अब डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट आपकी डिसलेक्सिया, फिर है एलेक्सिया और ये है हाइपरलेक्सिया। ये तीनों ही आपकी क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी हैं। अब डिसलेक्सिया में क्या होता है, डिसलेक्सिया में आप याद करेंगे अगर आपने मूवी देखी है तारे ज़मीं पर, तारे ज़मीं पे वो जो कैरेक्टर था, क्या नाम था उसका, ईशान अवस्थी, है ना। तो उसको क्या था, डिसलेक्सिया था। कैसे, जब वो पढ़ता था तो अक्षर उसको उछलते कूदते नजर आते थे, है ना। जो अक्षर उसको उल्टे, और वो खुद भी जो है बी को डी बनाता था, है ना, और डी को बी बनाता था, राइट। डब्लू को एम पढ़ता था, एम को डब्लू पढ़ता था, सिक्स को नाइन पढ़ता था। ये सारी प्रॉब्लम जो उसके साथ थी, यदि आपने वो मूवी देखी है तो आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसको किसने खोजा था, इसको खोजा था रुडोल्फ बर्लिन ने, क्लियर। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं एलेक्सिया। अब एलेक्सिया में क्या होता है, पूरा ही ले लेते हैं, आप आए तो, यस, आई होप विजिबल है आपको। एलेक्सिया में क्या होता है,
या तो पार्शियल और कंप्लीट इनएबिलिटी टू रीड, मतलब या तो पूरा ही नहीं पढ़ पाता या फिर बहुत कम पढ़ पाता है, यही तो था ना उसके साथ भी। दूसरा, इट इज़ कॉल्ड वर्ड ब्लाइंडनेस, और इसे हम शब्द अंधता कहते हैं, मतलब उसको अक्सर देखने में ही प्रॉब्लम होती है। बेसिकली अगर हम बात करें, मतलब या तो वो पढ़ ही नहीं पाता या फिर बहुत कम पढ़ पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी का पार्ट, हाइपरलेक्सिया, और ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में सारे पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो जो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, और बेसिकली जो एस्टेट है उसमें तो बहुत इजी पूछा जाता है, एप्रेक्सिया पूछा गया है आपसे, है ना, डिस्प्रेक्सिया पूछा गया है, अग्रेफिया पूछा गया है, डिस्ग्राफिया बहुत मल्टीपल टाइम पूछा गया है, और अगर हम बात करें डिसलेक्सिया मल्टीपल टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट है, राइट। हाइपरलेक्सिया में क्या होता है, द वर्ड्स अपीयर स्मॉल एंड बिग, जो शब्द हैं वो छोटे बड़े दिखाई देते हैं, ठीक है। और द वर्ड्स अपीयर टू बाउंस, जो शब्द हैं वो उछलते हुए दिखाई देते हैं, जो मैंने भी आपको बताया। तो वो उसको क्या थी, एक लर्निंग डिसेबिलिटीज थी, डिसेबिलिटी थी, जो कि आमिर खान ने उसको पहचाना और उसने उसको रिजॉल्व भी किया। बाद में आपने देखा कि वो बोर्ड बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा था, बस उसको सही गाइडेंस, सही अ, एक तरीके की उसको नीड थी। देखिए, अब बात करते हैं हम राइटिंग रिलेटेड डिसेबिलिटीज। अब ये राइटिंग रिलेटेड है। अभी तक आपने देखा था डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जब ग्राफ होता है, इसको समझना आसान होता है। ग्राफ होता है तो ग्राफ तो लिखने से संबंधित होता है, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपको समझना क्या है, ये तीनों आपको समझने हैं, एग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया। ये भी मल्टीपल टाइम, एग्रेफिया तो नहीं देखा मैंने, बट हाँ डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी आप ध्यान से देखेंगे। तो डिस्ग्राफिया में तो हमने बता ही दिया कि लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बार बार मिटाना, लिखते समय असामान्य कलाई शरीर, कागज की स्थिति, मतलब बच्चे को बेसिकली लिखने में प्रॉब्लम होती है, राइट। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, शायद यहाँ था, ये रहा। नेक्स्ट है, देखिए, अग्रेफिया, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ राइटिंग डिसऑर्डर, ये भी एक लिखने का अक्षमता होता है, बट इसमें क्या होता है, इट दिस द चाइल्ड इज अनेबल टू राइट द वर्ड्स ऑफ अनदर लैंग्वेज, बच्चा जो है किसी दूसरी भाषा के शब्द नहीं लिख पाता है, इसमें ये होता है, ठीक है। जो पहले डिस्ग्राफिया हुआ उसमें तो बच्चे को हर तरह के लिखने की प्रॉब्लम थी, इसमें क्या है, दूसरी भाषा के नहीं लिख सकता है। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, फीलिंग डिफिकल्टी इन राइटिंग एंड ड्राइंग, इसमें जो है राइटिंग और ड्राइंग दोनों में बच्चा कठिनाई महसूस करता है। और अप्रेक्सिया में क्या होता है, इट इज नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ये तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है, ठीक है। चाइल्ड इज अनेबल टू कोऑर्डिनेट हैंड्स एंड आईज, बच्चा जो है ना इसमें अपने हैंड्स और आईज को जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, फोकस एक जगह नहीं रख पाता इसमें, इसलिए मतलब उसने देखा कहीं और, बनाया हाथ कहीं और है उसका, तो इस तरह से बच्चा उसको भी मतलब एक तरह से हम कहीं लिखने में बनाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये भी एक राइटिंग डिसेबिलिटी है। तो इनके क्वालिटीज़ को आप ध्यान रखेंगे ताकि सही आंसर आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ तक पहुँच पाएँ, राइट। अब मैथमेटिक्स में तो बेसिकली आपसे यही पूछा जाता है, क्या, डिस्कैलकुलिया। अब कैलकुलेट से आप समझ सकते हैं, कैलकुलिया कैलकुलेट करना, तो इसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें सबके पीछे ही कैलकुलिया लगा हुआ है, तो आप इसको इजीली वैसे भी समझ सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसकी वजह से इन तीनों को अलग अलग पहचान सकते हैं। तो जो आपका डिस्कैलकुलिया होता है उसमें क्या होता है, न्यूमेरिक डिसेबिलिटी, बच्चे को संख्यात्मक अक्षमता होती है, ठीक है। इन दिस डिफिकल्टी अकर इन कैलकुलेशन, बच्चे को कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये जो दो टाइप है ना, ये आपका, अच्छा, इसमें भी आपके दो टाइप हैं, डिस्कैलकुलिया में भी एक वर्बल होता है और एक होता है प्रैक्टोगनिस्ट, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। तो वर्बल में क्या होता है, मौखिक रूप से जो है बच्चा गणित का उपयोग करने में कठिनाई महसूस करता है। और प्रैक्टोनिस्ट क्या होता है, इसमें होता है कि बच्चा जो है, जो मूल चीज़ें होती है ना, उसमें जो है कुशलतापूर्वक प्रयोग में कठिनाई उसको महसूस होती हैं। जो उसको कंक्रीट मटेरियल जो उसको दिखाया जाए, कि मान लो आपने बॉक्स दिखा दिया, कुछ और दिखा दिया और फिर कहा कि इसको ऐड करो इस तरह की, तो उसमें बच्चे को दिक्कत होती है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है कि जैसे कि द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू कंपेयर द थिंग्स, बच्चा
चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकता, राइट। आपने उसको सिंबल दिखा दिए, सर्कल दिखा दिया, स्क्वायर दिखा दिया, तो उसमें उसको प्रॉब्लम होगी। इसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका लेक्सिकल कैलकुलिया। अब इसमें क्या होता है, डिफिकल्टी इन रीडिंग विद मैथमेटिक्स सिंबल। बच्चे को मैथमेटिक्स से सिंबल में प्रॉब्लम होती है, राइट। और जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले कि जो है बच्चा जो है जो लैंग्वेज होती है मैथमेटिक्स की उसको रीड नहीं कर सकता, राइट। तो आप ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे तभी आप राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया क्या होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली बच्चा जो है ना ग्राफ बनाने में, उसके सिंबल बनाने में, पहचानने में, उसमें उसको प्रॉब्लम आती है। क्लियर। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आती है आपकी रीडिंग डिसेबिलिटी। अब रीडिंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, वेट अ मिनट। रीडिंग डिसेबिलिटी में क्या होता है, आप देखेंगे कि अफेजिया, इसमें अफेजिया ये पूछा गया है बहुत बार। डिस्फेजिया, हाँ ये भी पूछा गया है। डिस्थेरिया ये तो नहीं पूछा गया है ना। डिस्थेरिया ये नहीं पूछा गया है, बट फिर भी पढ़ देते हैं इसे भी, क्या पता आपकी बार पूछ ले आपसे। अफेजिया क्या होता है, अफेजिया होता है ये एक प्रकार है जो एक विकार है जो व्यक्ति की संवाद की करने की क्षमता, यानी कि इसमें क्या होता है बच्चे को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। मतलब बच्चा एक दूसरे से मतलब बात करने में, कम्युनिकेट करने में, वहाँ उसको बच्चे को प्रॉब्लम होती है। डिस्फेजिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि स्पीक करने में, बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम होती है, राइट। बच्चा जो है अपने एक्सप्रेशन जो है, अपने थॉट्स बताने में डिफिकल्टी महसूस करता है। और डिसर्थ डिसर्थ्रिया इसमें क्या होता है, इसमें होता है बच्चे को इट इज़ अ स्पीच रिलेटेड डिसऑर्डर। ये जो है एक भाषण संबंधी विकार होता है। तो देखिए तीनों का अलग अलग बताया है कि इसमें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्सप्रेशन थॉट्स एक्सप्रेस करने में अपने थॉट्स को, उसमें डिफिकल्टी होती है, और इसमें बताया स्पीच डिसऑर्डर होता है ये। तो तीनों अलग अलग हैं, तीनों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, राइट। उसके बाद आपकी डेवलपमेंट रिलेटेड डिसेबिलिटीज, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है ऑटिज्म से। अभी हमने 2023 वाला किया था प्रीवियस ईयर, उसमें भी क्वेश्चन हमने देखा था, 2022 वाले में भी हमने देखा था। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ ये प्लेलिस्ट जाकर आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर मैंने 5 साल के प्रीवियस ईयर के सीडीपी मैंने करवाई है, आप उनको जाके विजिट ज़रूर करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर रामबाण हथियार होते हैं, वो करने बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन के साथ मैंने उनका बेसिक भी आपको बताया है, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें एएसडी। एएसडी क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। ये एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसको डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो है ना बहुत जटिल होता है, एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स persistent challenges in social interaction, speech and non-verbal communication and restrictive repetitive behavior। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है आ, अलग रहता है, इंट्रैक्शन नहीं करता है, बात नहीं करता है किसी से भी, वो अकेले में रहना पसंद करता है, बार बार चीज़ों को रिपीट करता है, दोहराता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है, क्लियर। और इस प्रकार की चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, और बिल्कुल अलग अलग रहता है उसको। सबके बीच में बैठना पसंद नहीं करेगा, उससे बेचैनी हो जाएगी अगर आप सबके बीच में उसे लेकर जाएंगे, अजीब अजीब वो हरकतें करने लगेगा। तो आपसे कुछ कुछ ऑप्शन देकर आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार के लक्षण है, तो ये एक ऑटिस्टिक चाइल्ड के लक्षण है। मैंने आपको बता दिया, अब हम नीचे इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। सेपरेटिंग एंजाइटी डिसऑर्डर, एसएडी, इसे भी हम पढ़ेंगे। और ये बहुत बार पूछा गया अटेंशन डेफिसिट हाइपरसिटी डिसऑर्डर। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बच्चा जो है टिक कर नहीं बैठता, ठीक है। इसमें जो है बच्चा बहुत ही वेट, यहाँ था, यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया, राइट। तो यहाँ देखिए, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी, जो ऑटिस्टिक चाइल्ड होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। वो अपने आप में ही रहता है, दूसरे किसी से बोलना पसंद नहीं करता है, और उन्हें वो जो गुमसुम रहते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, और चीज़ों को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, उच्चारण करते हैं, राइट। अब बुलिमिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जो एक नेगेटिव रूप से जो है ये इम्पैक्ट डालता है,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि लोग बहुत खाते हैं और उन्हें लगता है और अपने आप को भोजन से मुक्त करना चाहते हैं कि मतलब बस खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं, राइट? तो जो बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो होते हैं बुलिमिया। उसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है, इसमें जो है अ, बहुत कम खाते हैं, ठीक है? बहुत कम खाते हैं। इन्हें ये रहता है कि कहीं न मैं मोटी ना हो जाऊँ, मैं मोटा ना हो जाऊँ। जो बेसिकली आप लड़कियों को देखेंगे तो वो बहुत कम खाती हैं कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ, देखो मेरा पेट मेंटेन तो है, कहीं मैं मोटी तो नहीं हो रही हूँ, कहीं मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ। तो ऐसे ऐसे में क्या होता है, इसमें वो लोग अपनी भूख भूख को ही मार लेते हैं, खाने की इच्छा को ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि बहुत कम खाते हैं, बहुत लिमिटेड खाते हैं, ठीक है? बुलिमिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खाते हैं। एनोरेक्सिया में क्या होता है, बहुत कम खाते हैं, अपोज़िट होता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद एसिडी जो होता है आपका, सेपरेशन एंजाइटी, इसमें क्या होता है, देखिए, इसे भी फटाफट हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, यह एक चिंता विकार है जिसमें एक व्यक्ति को घर से और उन लोगों से अलग होने में अत्यधिक चिंता का अनुभव होता है जिनसे वो बहुत ज़्यादा मतलब भावनात्मक रूप से जो है जुड़े होते हैं, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे माता-पिता, देखभाल करने वाला, महत्वपूर्ण अन्य भाई-बहन। तो बेसिकली ये जो डिसऑर्डर होता है, ये बेसिकली छोटे बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। आप देखेंगे छोटा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मम्मी के पास ही रहता है, ठीक है? और बाकी घरवालों के पास भी रहता है, बट एक अलग-सा ही उसमें लगाव होता है कि मतलब ये पर्सन मुझसे दूर नहीं होना चाहिए। तो ये एसिडी होता है, राइट? उसके बाद आपका मैंने अभी बताया था एडीएचडी, इसे आप इसका भी निमोनिक आप याद कर सकते हैं, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपरसिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें एडीएचडी वाले बच्चों को ध्यान देने, आवेगी व्यवहार और नियमित करने में परेशानी हो सकती है। परिणाम क्या होगा, इसके बारे में सोचे बिना कार्य करते हैं या अत्यधिक सक्रिय रहते हैं। आप देखेंगे, आप में से कोई अगर टीचर है, तो आप देखेंगे क्लास में भी आपको एक आधा बच्चा ऐसा मिल जाता है, जो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता। आप कहेंगे पता नहीं इस बच्चे को क्या ही प्रॉब्लम है, मतलब वो बैठेगा ही नहीं एक जगह। और उसे ये भी नहीं रहता उसके मन में कि मतलब आपको पनिशमेंट मिल सकती है या कोई देख रहा है आपको, कोई क्या बोलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे, राइट? उनका जो ध्यान है एक जगह केंद्रित नहीं होता, ठीक है? और वो जो है बहुत उतावले रहते हैं, वो आराम से बैठ ही नहीं सकते। तो ये सारे लक्षण थे किसके? एडीएचडी वाले स्टूडेंट के, चाइल्ड के बेसिकली। अब इन्हें जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? जो 2016 में दिव्यांग बच्चों के लिए जो बताए गए थे, भई किस-किस को आप दिव्यांग मानेंगे, तो आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है? और एक बात और, इसमें जो है पहले जो है जो डिसेबिलिटीज़ था, उन्हें विकलांग के नाम से जाना जाता था, बट अब दिव्यांगजन कहा जाता है। तो इस शब्द पे भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक बार सीटेट में ये वाला क्वेश्चन भी आया था कि भई अब क्या कहेंगे उन्हें? तो उन्हें जो है बिल्कुल सही शब्द जो चुना जाएगा, वो चुना जाएगा दिव्यांगजन, राइट? तो इस शब्द का भी आप ध्यान रखेंगे और हम जो है दोनों टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और चैनल पे नए हैं तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हमें इतनी ही बात करनी थी। आई होप आपको दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्दी इनके क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, बट मैं सोच रही थी कि क्वेश्चन तो आपको बहुत जगह मतलब मोस्ट ऑफ द जो यूट्यूब चैनल है वो आपको क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं और हम जो है टॉपिक वाइज़ चलें तो ही अच्छा है, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने कोई बैच परचेज़ नहीं किया है, उनको जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है? तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।